नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के जीव विज्ञान और चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हम जैव प्रक्रम पोषण के बारे में। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में हम लोग पोषण पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जैव प्रक्रम से पहले कुछ चीज़ें जानते हैं जो हम लोग पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सजीव के बारे में कि सजीव किसे कहते हैं। तो सजीव की क्या डिफिनेशन है। सजीव दुनिया में दो ही तरह की चीज है, एक सजीव है और एक निर्जीव है। तो सजीव की क्या डिफिनेशन है और निर्जीव की क्या डिफिनेशन है समझते हैं। वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं जो भोजन करते हैं, श्वसन करते हैं, जिनमें वृद्धि होती है तथा जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, सजीव कहलाते हैं। दुनिया में जितना भी जीव है, सजीव है, वो कुछ ना कुछ खाएगा, सांस लेगा, वृद्धि करेगा और अपने जैसे संतान उत्पन्न करेगा। वे सभी के सभी क्या हैं, सजीव हैं। और निर्जीव किसे कहेंगे, तो जिसमें जीवन का कोई भी लक्षण मौजूद ना हो। वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन का कोई भी लक्षण मौजूद ना हो और ना ही प्रजनन की क्रिया करते हैं, निर्जीव कहलाते हैं। दुनिया में जितने भी ऐसे जीव हैं जिसमें जीवन का कोई लक्षण नहीं है, ना ही वो वृद्धि करते हैं, ना ही वो श्वसन करते हैं, ना ही वो पोषण करते हैं और ना ही वो जनन करते हैं, तो ये सारे के सारे जीव क्या हो जाएंगे, उनको हम निर्जीव मानेंगे। जीवित पदार्थ में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है, जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप से संयोजित होकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। जीव द्रव्य जितने भी दुनिया में सजीव हैं, उनमें एक जीव द्रव्य पाया जाता है और उसी जीव द्रव्य में सारे के सारे गुण मौजूद होते हैं। और जीव द्रव्य का निर्माण कैसे होता है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप से संयोजित होते हैं। एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, इस न्यूक्लियो प्रोटीन में और सारी चीजें जुटती हैं और विशेष प्रकार से संयोजन होता है। उसी के फलस्वरूप जीव द्रव्य का निर्माण होता है और जीव द्रव्य का निर्माण होगा तभी वह सजीव कहलाएगा और उसमें जीवन के सारे गुण मौजूद होंगे। जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं जो जीवन के मूलाधार है। जीव द्रव्य में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। सजीव के अंदर जितना भी गुण है वे सारे के सारे गुण किसमें विद्यमान होंगे, तो वो जीव द्रव्य में विद्यमान होते हैं। आणविक गति किसे कहते हैं, अणु के बीच होने वाली गति को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक गति कहते हैं। तो जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न अणुओं की विशेष व्यवस्था एवं उनमें होने वाली गति को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक गति कहते हैं। जैसे सजीव है, सोया हुआ है, मनुष्य है जैसे सोया हुआ है, तो उसके शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं। आप खाना खा लिए, खाना खाने के बाद आप सो गए, सोने के बाद क्या आपका भोजन पच रहा है या नहीं पच रहा है, पच रहा है। आप सांस ले रहे हैं, आपके शरीर में खून दौड़ रहा है, तो ये सब जो है किसके कारण से होता है, तो आणविक गति के कारण से होता है। ये विशेष व्यवस्था और उनमें होने वाली गति को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक गति कहते हैं। नोट है कि निर्जीव में आणविक गति नहीं होती है। कोई भी निर्जीव है, जैसे ईंट है, उसमें आणविक गति नहीं होगा। पंखा है, उसमें आणविक गति नहीं होता है। टेलीविजन है, उसमें आणविक गति नहीं होगा, उसमें प्रेरित गति होगा। जब हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें देंगे तो उसको प्रेरणा मिलेगा, उस प्रेरणा के हिसाब से वह कार्य करेगा। पंखा में अगर हम लाइन देंगे तो घूमना प्रारंभ कर देगा, वो प्रेरित गति है, प्रेरणा उसको मिल रहा है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, मेन टॉपिक हम लोग का यहीं से शुरू होता है कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सभी जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं, वे सभी क्रियाएं जिससे जीवों का शरीर का मेंटेनेंस होता है, उसे हम लोग जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखते हैं। शरीर का मेंटेनेंस कैसे होगा, हम खाना खाएंगे, हमारे शरीर के कोशिकाओं में जो टूट फूट होगा, दर्द होगा, उसको ठीक किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। हमारी शरीर ग्रोथ करेगी, वृद्धि करेगी। हम श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। इन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहते हैं। इसी से हमारा शरीर क्या रहता है, मेंटेन में बना रहता है, तो इसलिए हम इसको जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का रक्षण प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में कहीं मोच होता है, आप थक जाते हैं, सोते हैं तो रिलैक्स महसूस होता है, तो हमारे शरीर के अंदर तो कोई तो ऐसा सिस्टम जरूर होगा जो इस क्रिया को ठीक ठाक कर रहा होगा।
कोई तो ऐसा जो होगा ना कि जो हमारे शरीर के अंदर जो है टूट फूट है, चाहे कोई मोच है, उसको ठीक कर रहा होगा, थकान को मिटा रहा होगा। तो इन सब कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। और जो भी हमारे अंदर शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं चल रही है, उसको करने होने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर ब्लड दौड़ता है, रन खून जो है दौड़ रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर का भोजन पच रहा है, हमारे शरीर का बुखार 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, मनुष्य का शरीर का बुखार होता है। तो ये सब मेंटेन बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा? वो एनर्जी हमें मिलेगा भोजन के माध्यम से, जिसको हम लोग खाना खाते हैं, उस खाने से हमको ऊर्जा मिलेगा, और उसी ऊर्जा के हिसाब से हम लोग फिर आगे का हमारा शरीर कार्य करता है। जय प्रक्रम के अंतर्गत में आता है पोषण, श्वसन, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन आते हैं। जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए किनकी आवश्यकता होती है? हमारे शरीर में जो भी जीवन संबंधी जो क्रिया है, उसको चलाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव को दो प्रमुख आवश्यकता है। पहला नंबर है कि जीवन की उपापचय क्रियाओं का संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। जीवन की उपापचय क्रिया, जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही है, जिससे हमारा शरीर का रक्त दौड़ रहा है, जिससे हमारे शरीर का बुखार मेंटेनेंस रहता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर वृद्धि हो रहा है, जिससे हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स बैलेंस में है, इन सभी क्रियाओं के चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखना है। दूसरा नंबर है कि शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे अंगों की ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। कोई भी हमारे शरीर में जीव द्रव्य बनेगा तो जीव द्रव्य में ही सारे सजीव के गुण मौजूद रहते हैं, उससे उसका शरीर का मेंटेनेंस होगा, टूट फूट जो भी मोच है सब, और जीव द्रव्य के अंदर ही सब कुछ पाया जाता है। तो जीव द्रव्य का निर्माण होना बहुत जरूरी है। और ये जो है जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही से क्वेश्चन आता है कि आदमी मर ही क्यों जाता है, आदमी की मृत्यु क्यों हो जाती है, या कोई जीव है उसका मृत्यु क्यों हो जाता है? तो होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी शरीर की कोशिकाएं पुरानी होती जाती हैं, तो हमें जीव द्रव्य का निर्माण नहीं हो पाता है, और जो अकेली जो जीव द्रव्य है जो बचेगा लास्ट में, मान लीजिए कुछ जीव द्रव्य हैं वो कार्य कर रहे हैं, धीमे धीमे हर चीज पुराना होते जाता है, और वो जीव द्रव्य एक दिन न एक दिन समाप्त हो जाएगा। जब वो जीव द्रव्य जब समाप्त हो जाएगा तो उस दिन नया जीव द्रव्य बना नहीं, तो वो जीव द्रव्य जितना दिन तक टिकेगा उतना ही दिन तक जिंदगी रहता है, और नए जीव द्रव्य का बनना बंद हो जाता है, इसीलिए आदमी की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि उस अकेली कोशिका या जो जीव द्रव्य है उसका भी तो टाइम फिक्स है कि इतना ही दिन तक वो जीव द्रव्य कार्य करेगा, उसके बाद फिर कार्य नहीं करेगा। तो जीव द्रव्य उस दिन से काम जिस करना बंद करता है, उसी दिन आदमी की मृत्यु हो जाती है। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? मेन हम लोग का यही पढ़ना है इसमें कि पाचन तंत्र क्या है, और पचने की जो क्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र क्या है? तो भोजन के अंतर्ग्रहण से मल त्याग एक तंत्र जिसमें अनेक अंग, पाचन ग्रंथियां आदि सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, पाचन तंत्र कहलाते हैं। आप ये समझिए कि पाचन तंत्र क्या है। तो पाचन यानी भोजन को पचाने के लिए जिस जिस अंगों की आवश्यकता होगी, उन सारे अंगों को सम्मिलित रूप से हम पाचन तंत्र कहते हैं। पोषण क्या है? पोषण यानी कि भोजन, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पोषण। जो भी पोषण विधि है जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण करना है, हम लोग खाना ही तो खाते हैं। उसमें खाना में हम क्या खाते हैं? चावल, दाल, रोटी, फल, सब्जियां, दूध, दही, मीट, मांस, ये सब हम लोग खाते हैं। कारण उसका क्या है कि इन चीजों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या कोई आदमी अगर पेट्रोल पी ले तो क्या उससे एनर्जी उसको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। डीजल पी ले उससे एनर्जी मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। या और मान ली कोई दूसरा चीज खा लिया, या भूसा खा लिया, तो उससे क्या एनर्जी मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें ऊर्जा जिन चीजों से मिलती है उसी को हम पोषण के अंतर्गत रखेंगे। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्व पोषण और एक क्या होता है? पर पोषण। स्व पोषण किसे कहते हैं? तो इसका मतलब ही है पोषण, खुद से पोषण, यानी किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहना है, अपना भोजन स्वयं बनाना है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में जो महिलाएं होती हैं या जो बहन होती हैं, तो वो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं? नहीं। आप चावल कहाँ से लाए? आपका खुद का है?
दाल कहाँ से लाए, सब्जी कहाँ से लाए, ये आपका नहीं है। आप हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे चीजों पर निर्भर हैं, जैसे चावल ये सब चीज है जो प्लांट से आ रहा है, पेड़ पौधे से हमको मिल रहा है, या मान ली कि दूध दही लेना है तो हम जानवर पर डिपेंड हैं, शहद लेना है तो हमको मधुमक्खी से मिलेगा, यहाँ से मधुमक्खी छत्ते से निकाला जाता है। तो इन सभी चीजों के लिए हम दूसरे चीजों पर डिपेंड हैं, ना कि हम खुद से तैयार कर रहे हैं। लेकिन पेड़ पौधा अपने भोजन को बनाने के लिए किसी दूसरे जीव से कुछ भी नहीं लेता है, सिर्फ लेता क्या है तो सूर्य का प्रकाश लेता है, उसको वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और जड़ से उसको जल चाहिए। तो ये चीजों को मिलाकर के वो अपना भोजन तैयार कर लेता है। लेकिन हम लोग को भोजन तैयार करने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे स्रोत पर निर्भर होना पड़ता है। तो स्वपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन किसी न किसी दूसरे रूप से हमको प्राप्त नहीं करना है, खुद से संश्लेषित करना है, उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषण। और ये सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधों में होता है, सभी जीवों में नहीं होता है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और प्रपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। और पर पोषण किसे कहेंगे हम, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर, कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा है, वो दूसरे जीव पर निर्भर है और दूसरे स्रोतों से प्राप्त कर रहा है, किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, पर पोषण कहलाता है। अब आगे क्वेश्चन है कि स्वपोषी किसे कहते हैं। देखिए, स्वपोषण और स्वपोषी में थोड़ा सा का अंतर है। स्वपोषण में है कि वो विधि है, और स्वपोषी उस जीव का नाम है जो उस प्रकार से भोजन कर रहा है, यानी स्वपोषण के माध्यम से वो भोजन कर रहा है। जैसे स्वपोषी में हम किसको रखेंगे, तो स्वपोषी में हरे पेड़ पौधों को रखेंगे। लेकिन हरे पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन किस प्रकार से तैयार बनाते हैं, वो पोषण क्या है, तो उस पोषण को हम कहेंगे स्वपोषण, और जीव को कहते हैं स्वपोषी। तो लिखा जाए कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। इसका अंग्रेजी नाम है ऑटोट्रॉप्स। नोट में है कि सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। नोट, सभी हरे पौधों में एक विशेष प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। देखिए, पेड़ पौधा के अंदर 3 को प्लास्ट पाया जाता है। एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा का नाम है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा का नाम है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक को बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कि जिससे फूल फल जो है उसका पत्तियों का रंग जो है उसका चेंज होता है, वो है आपका क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट होता है वो जड़ के अंदर पाया जाता है। पेड़ पौधा का जड़ जो होता है, आप देखिएगा व्हाइट रंग का रहता है, उसमें कोई उसको अवर्णीय लवक भी बोलते हैं। तो पेड़ पौधों में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, जिसमें से यहाँ पर जो है हमारा है हरित लवक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। पर्ण हरित या क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक है, इस हरित लवक में हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसे पर्ण हरित या क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधों का रंग हरा दिखता है। पेड़ पौधा का रंग जो है हरा दिखता है, वो हरा दिखने का रीजन क्या है, तो उसमें हरा दिखने का रीजन यही है कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल को हम हिंदी में कहते हैं पर्ण हरित। क्लोरोप्लास्ट अलग है, क्लोरोफिल अलग है। पत्तियों के पहली शेड में स्पंजी टाइप पे होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के भीतर होता है क्लोरोफिल होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आता है परपोषी किसे कहते हैं, तो वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों पर निर्भर, अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उन सभी जीवों को परपोषी कहते हैं। परपोषी क्या है कि जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर रहा है। दुनिया में जितने भी जीव हैं हरे पेड़ पौधों को छोड़कर, वे सभी के सभी परपोषी हैं, और उनमें जो पोषण की विधि होती है उस विधि को हम बोलते हैं परपोषण। परपोषी का एक और नाम है, परपोषी को है विषम पोषी भी कहते हैं। परपोषी जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो वो भोजन अपना खुद से बनाने लगेगा और स्वपोषी हो जाएगा। इसीलिए जितने भी परपोषी जीव हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। स्वपोषण तथा परपोषण में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया हुआ है। स्वपोषण तथा परपोषण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ आपको स्वपोषण लिखना है, दूसरी तरफ लिखना है परपोषण, या इसको विषम पोषी भी कहते हैं। तो आप विषम पोषण इसको कहेंगे। तो जो स्वपोषण होता है यह केवल हरे पेड़ पौधों में होता है,
जबकि जो परपोषण है यह हरे पेड़ पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है। स्वपोषण जो होता है सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में होता है, और जो विषम पोषण है ये जो है हरे पेड़ पौधों को छोड़कर बाकी दुनिया के जितने भी जीव हैं उस सभी जीवों में क्या होता है, परपोषण होता है। हरे स्वपोषण के लिए क्या जरूरी है, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है जिसको CO2 बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, एक चीज में छूट गया, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इसके लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि अनिवार्य नहीं है। इसमें आपको ये चार चीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, यहां पर एक छूट गया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल तथा जल आवश्यक है, लेकिन इनमें चारों चीजों की जरूरत नहीं होती है। इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, भोजन को पचाने के लिए उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें भोजन की पाचन की आवश्यकता होती है और इसके लिए पाचन तंत्र की बनावट भी शरीर में मौजूद होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पर पोषण होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर मृत जीवी पोषण, दूसरा नंबर परजीवी और तीसरा नंबर है प्राणी समभोजी पोषण। मृत जीवी का मतलब समझिए, मृत जीवी का मतलब होता है मृत माने मरा हुआ, जीवी माने जीव, ऐसे जीव जो मृत जीवों को खा करके अपना जीवन चला रहे हो या अपना जीवन को बढ़ा रहे हो, उसे मृत जीवी कहते हैं। और परजीवी किसे कहेंगे हम, तो परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे के शरीर पर रह करके उसकी एनर्जी को चुरा ले, उसे कहते हैं हम परजीवी। तो ये एक पेड़ पौधा में भी होता है और इन जंतुओं में भी होता है, जैसे ढील हो गया, जोंक हो गया, कृमि हो गया। और पेड़ पौधा में एक अमर बेल होता है, अमरलता, आप देखे होंगे कि पेड़ जो होता है आम या इस सब का पेड़ होता है, उस पर पीले पीले पतले पतले लताओं जैसे होते हैं, उसको अमर बेल कहते हैं। और वो क्या होता है कि उसका जड़ और नहीं होता है, वो पेड़ पौधे की पत्तियों में चिपका होता है, डाल पे चिपका होता है, और वो क्या करता है कि वो पेड़ पौधा जो भोजन बनाया है उसको भोजन को खींच करके खुद जिंदा रहता है, उसको परजीवी कहते हैं। ढील हो गया, जानवरों में लगता है तो उसको मुकना बोलते हैं, वो हो जाएगा आपको। कृमि हो गया, ये सब परजीवी के उदाहरण है। मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, सब परजीवी में आएंगे। और प्राणी सम में क्या आएगा, तो जैसे मनुष्य हो गया वैसे भोजन करने की जो विधि होगा उसको हम प्राणी समभोजी में काउंट करते हैं। तो सबसे पहले मृत जीवी पोषण क्या है, तो वैसा पोषण जिसमें मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। देखिए पोषण का वैसा है कि जिसमें मृत जंतुओं या पौधों के शरीर से, या तो जंतु हो या तो पौधा हो और मरा हुआ हो, उसके शरीर से, मरा हुआ जो है उसमें से शरीर से घुलित कार्बनिक जो है उसको शरीर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा, उसे हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृत जीवी किसे कहते हैं, देखिए ये मृत जीवी पोषण है, ये पोषण है, और यहाँ पर है मृत जीवी। तो पोषण विधि का नाम होगा जिससे भोजन कर रहा है, और मृत जीवी उस जीव का नाम है जो भोजन को मृत जीव पोषण के हिसाब से कर रहा है। तो वैसा जीव जो मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, मृत जीवी कहलाता है। इन दोनों में क्या फर्क है, तो यहाँ पर वैसा पोषण लिखना है और इसमें वैसा जीव लिखना है। दोनों का डिफिनेशन सेम होगा, कोई उसमें अंतर नहीं है, केवल इसमें जीव होगा और इसमें क्या होगा, पोषण होगा। अब मृत जीवी कहलाता है, जैसे मृत जीवी में क्या आएगा, कवक आएगा, बैक्टीरिया आएगा, कुछ प्रोटोजोआ आएंगे। तो मृत जीवी में कवक क्या होता है, आप जानते हो मशरूम के बारे में। आप मशरूम जो होता है वो क्या होता है कि आप देखिए कि जहां पर भूसा वूसा रहता है वह सड़ जाता है बरसात के टाइम पर के, तो वहीं से मशरूम निकलता है, तो वो कवक है एक प्रकार का। और वो क्या होता है कि सड़े हुए पेड़ पौधों के अवशेष जो हो गया उससे अपना भोजन कार्बनिक घुलित के रूप में वो लेता है और ग्रो करता है, बढ़ता है। बैक्टीरिया भी उसी प्रकार का है, कुछ प्रोटोजोआ भी है। परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में या तो अस्थायी रूप से रहे या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। परजीवी किसे कहेंगे, तो क्या यहाँ पर पोषण जो है उस पोषण को हटाकर केवल जीव लगा देना है, तो वैसा जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसे, यहाँ पर उससे होगा, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाता है। जैसे में आता है कवक आता है, जीवाणु आता है, कुछ पौधे आते हैं, जैसे पौधा में आपका अमर बेल आएगा जिसको हम लोग अमर लता के नाम से भी जानते हैं।
कई जंतु आते हैं, जैसे गोल कृमि आ गया, हुक वर्म आ गया, टेप वर्म आ गया, एंट अमीबा, हिस्टोलेटिका आ गया, मलेरिया परजीवी आ गया। ये सब जीव क्या करते हैं कि दूसरे प्राणी के संपर्क में रह करके और उससे अपना भोजन चुराते हैं, तो उसको हम बोलेंगे परजीवी। अमर बेल का भी यही काम है, और मक्खी मच्छर जो है इनका भी वही काम है। मच्छर क्या करता है, आपके शरीर में बैठ जाता है और काटता है, आपका खून चूसता है, पौष्टिक चीजों को ले लेता है खून में से और अपना जीवन चला रहा है। ये परजीवी है। प्राणी समभोजी पोषण क्या है? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। अब प्राणी समभोजी किसे कहेंगे? देखिए, ये पोषण है और ये भोजी है, तो यहाँ पर पोषण को हटा देना है और यहाँ पर प्राणी लगा देना है, आपका परिभाषा तैयार हो जाता है। वैसा प्राणी जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी समभोजी कहलाते हैं। जैसे में आता है अमीबा भी आता है, मेढक आता है, मनुष्य आता है, गाय आता है, भैंस आता है, बकरी आता है, ये सब प्राणी समभोजी में आते हैं। बाघ आता है, शेर आता है, ये सभी जंतु जो हैं वो प्राणी समभोजी में आते हैं। अब बात आता है कि भोजन क्या है, भोजन हम किसे कहेंगे और भोजन किसे हम नहीं कहेंगे। तो सबसे पहला नंबर भोजन क्या है? वे सभी आवश्यक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में अवशोषित होने के पश्चात शरीर की रचना एवं टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा उत्पादन एवं जैविक क्रियाओं के संचालन और नियमन आदि कार्य को करते हैं, परंतु जीव शरीर की कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, भोजन कहलाते हैं। देखिए, भोजन क्या है? भोजन से हमें शरीर में एनर्जी मिलना चाहिए, हमारे शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो सब होना चाहिए, और उस भोजन से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तभी वह भोजन कहा जाएगा, अन्यथा वह भोजन नहीं कहा जाएगा। कितना भी बढ़िया भोजन है, लेकिन अगर आदमी कोई खाना खा रहा है, उससे उसकी तबीयत खराब हो जा रही है या मृत्यु हो जा रही है, तो उसे भोजन नहीं कहेंगे, उसे विष या जहर की संज्ञा दी गई है। तो भोजन के लिए क्या होना चाहिए कि ऊर्जा तो हमें देना ही चाहिए और शरीर को कोई भी नुकसान उससे नहीं होना चाहिए, उसे हम भोजन कहते हैं। कार्य के अनुसार भोजन को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? अब भोजन को हम लोग अगर हम बांटे, अगर हम कार्य के हिसाब से, तो 3 भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला नंबर है शरीर निर्माता। शरीर का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन और खनिज से शरीर का निर्माण होता है। आपको पहले हम पढ़ाए थे कि न्यूक्लियो प्रोटीन के साथ में और सब सारी चीजें जुटती है, तब जीव द्रव्य का निर्माण होता है, और जीव द्रव्य का निर्माण होगा तभी सजीव जिंदा रहेगा, अन्यथा जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। तो सबसे पहला नंबर पता है शरीर निर्माता। शरीर निर्माता में क्या आएगा? प्रोटीन होगा और क्या होगा? खनिज होगा। ऊर्जादायक की बात करें हम, ऊर्जादायक जो ऊर्जा दे, हमें एनर्जी दे, हमें काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए या विभिन्न कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जादायक में आता है आपको कार्बोहाइड्रेट आता है और वसा आता है। कार्बोहाइड्रेट का बेहतर स्रोत माना जाता है आलू को माना जाता है, चावल है। वसा जिसमें भी फैट होते हैं, तेल हो गए, चर्बीदार पदार्थ हो गए, तो इसमें वसा होता है। विनियंत्रक यानी कि जो हमारे शरीर को विशेष रूप से नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसे विनियंत्रक कहा जाता है। इसमें आता है विटामिन और खनिज। आप समझते होंगे या पढ़े होंगे आप कि विटामिन की कमी से रोग होते हैं। आपके शरीर में रोग तभी आता है जब आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है। अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी नहीं रहेगी तो आपको रोग नहीं आएगा। तो ये जो विनियंत्रक है, ये शरीर को हमारे बहुत काम का चीज है, और इसमें क्या कहता है? विटामिन आता है और क्या आता है? खनिज आता है। तो शरीर निर्माण किससे होगा? तो प्रोटीन और खनिज से होगा। ऊर्जा कौन देगा हमको? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा देगा। क्योंकि प्रोटीन भी क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का एडवांस वर्जन वसा है, और वसा का एडवांस वर्जन क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगर सबसे पहले शरीर किसी का गल रहा है या कम हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले वसा, उसका शरीर का कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या हो जाएगा? वसा धीमे धीमे खत्म होना चालू हो जाएगा, और जैसे ही वसा खत्म होगा तो फिर प्रोटीन गलना चालू हो जाएगा, और जब प्रोटीन गल जाएगा तो समझ लीजिए कि बाल, नाखून ये सब नहीं बचेंगे, क्योंकि इन बाल, नाखून ये सब चमड़ा जो है, स्किन है, ये सब जो है किससे बढ़ रहे हैं? तो प्रोटीन से ही बने हुए, प्रोटीन से ही बढ़ते हुए।
वे नियंत्रण में आ जाएगा, आपका विटामिन आ जाएगा और खनिज आ जाएगा। और जितने भी विटामिन हैं हमको, वे सभी के सभी हरे साग सब्जियों से हमको मिलते हैं ज्यादातर। खनिज किससे मिलता है? तो जो जल हम लोग पानी पीते हैं तो उसी से हम लोग खनिज जितना भी हमको चाहिए शरीर के लिए वो हमको सब मिल जाता है। लेकिन अगर आप आरओ का पानी पीते हैं या प्योरीफायर पानी पीते हैं तो उनसे आपको सारे खनिज को क्या कर देता है, निकाल दिया जाता है। अब कुछ विशेष कंपनियां हैं जो मिनरल वाटर्स बना रही हैं, कैसे उसमें वाटर होंगे जो मिनरल उसमें होंगे, लेकिन जो भी हानिकारक चीज उसको निकाल दिया जाएगा। ऐसे भी हम लोग के जहाँ पर बिहार में है तो वहाँ पर अधिकांश जगहों पर पानी ठीक ही ठाक है, कुछ ही जगहों पर पानी थोड़ा सा खराब है, वरना सभी जगह पानी क्या है, ठीक ठाक है। और आपको पानी से ही खनिज की पूर्ति हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण। अब पौधों के में पोषण हम लोग पढ़ेंगे कि पौधा में किस प्रकार से पोषण होता है, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र यानी पाचन मनुष्य में कैसे होता है। सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर अपना भोजन तैयार करते हैं। जितना भी दुनिया में हरे पेड़ पौधे हैं वे सब अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में होता है कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए। पेड़ पौधे इन चारों चीजों का इस्तेमाल करके अपना भोजन संश्लेषित करता है और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। जो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला नंबर पे आता है मृतजीवी और परजीवी। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। अभी हम लोग पढ़े परजीवी में कि अमर बेल होता है, तो उसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, और सबसे खास बात यह है कि जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं उनका रंग हरा नहीं होगा। तो पहला नंबर पे आता है मृतजीवी और परजीवी। मृतजीवी किसे कहते हैं? तो जो मरे हुए चीजों को खा करके जिंदा रहे उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर पे आता है इसमें गोबर छत्ता, इसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, और इसका नाम अंग्रेजी में होता है मशरूम या अन्य कवक होते हैं। बरसात के दिनों में आप देखते होंगे गांव में या छोटे छोटे कहीं पेड़ से भी निकल जाता है, उसमें जो सूखा हुआ पेड़ है गिरा हुआ है मिट्टी में, तो उसमें से देखिए कि एक व्हाइट रंग का निकलता है, और बाजार में तो मशरूम बिकता भी है पैकेट बंद करके। तो परजीवी में आता है कि इसमें अमर बेल आता है, अमरलता जिसको बोलते हैं अमर बेल। तो अमर बेल जो होता है वो परजीवी है, वो पेड़ पौधों पर रह करके उससे अपना भोजन को चुराता है और चुरा करके अपना भोजन ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये VVI क्वेश्चन है। सूर्य की ऊर्जा एवं क्लोरोफिल की सहायता से, सूर्य की एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा बहुत कंपलसरी है। क्लोरोफिल की सहायता से सरल और अकार्बनिक अणु जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना होते उसे अकार्बनिक कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बन अणु ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में होता है। क्या करता है कि पेड़ पौधा सूर्य की ऊर्जा से, क्लोरोफिल की सहायता से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, इन दोनों को संश्लेषित करके, दोनों को जोड़ करके अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिसको ग्लूकोज कहेंगे हम, बरात में होता है। अर्थात पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन क्लोरोफिल की सहायता से बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये एक प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है, आप याद रखिएगा, 6CO2। CO2 को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O, ये होता है जल। और यहाँ पे तीर लगा देना होगा, एक तीर के ऊपर लिखना है पर्णहरित। पर्णहरित को अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोफिल, और यह है सूर्य का प्रकाश यानी कि सूरज का प्रकाश। आप चाहे तो इस सूर्य का प्रकाश को ऊपर भी रख सकते हैं तीर के, और यहाँ पर बनेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन बाहर होगा। आप इस सूत्र में कभी कभी देखते हैं कि यहाँ पर 6 के जगह 12 रहेगा, तो यहाँ पर 6H2O फिर से बाहर आ जाएगा, और यह 6H2O को उड़ा दी जाती है, बाहर कर दी जाती है। तो यहाँ पर दो समीकरण होते हैं, आप घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों समीकरण में से कोई भी लिखिएगा, काम चलेगा। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। जो ये ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन बना कहां से, ऑक्सीजन आया कहां से? ये ऑक्सीजन बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि जो CO2 था इसमें से टूटा है, CO2 में से C अलग हो गया होगा और O अलग हो गया, तो ये गलत बात है। CO2 में से नहीं हुआ है, ये टूटा जो है ये H2O में से हुआ है, और H2O को तोड़ने के लिए सूर्य का प्रकाश का होना अनिवार्य है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि इस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में उप उत्पाद यानी कि जो रिजल्ट बन रहा है, जो लास्ट में मिल रहा है हमको, वो क्या मिल रहा है प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण में जल के विघटन से ऑक्सीजन बनता है। यहाँ पे नोट लिख दिए है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बना, ये जो बाहर निकलता है पेड़ पौधे की पत्तियों से, वो किसके माध्यम से बना था, तो वो जल के टूटने से बना है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से बना है। वह किससे बना है, तो जल के टूटने से बना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं हरित लवक, इसी में होता है, क्योंकि हरित लवक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको पर्णहरित कहते हैं। पत्तियों के पहली सेट तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ होता है, तो पत्तियों के स्पंजी पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा जो होता है, पहली सेट जो होता है ऊपरी भाग होता है, और इसके अंदर होता है पैरेन्काइमा। इसी में अनेक क्लोरोप्लास्ट का होते हैं, भरे होते हैं, और इसी क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण में योगदान देता है। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए सबसे पहले पत्ती है, पत्तियों में पैरेन्काइमा है, पहली सेड है, पहली सेड में पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो पत्तियों में क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। जो मेनली हम लोग को प्रकाश संश्लेषण का काम कर रहा है वो कौन है, तो प्रकाश संश्लेषण काम किसके माध्यम से होता है, तो क्लोरोफिल के माध्यम से होता है। तो क्लोरोफिल को बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी अंग बोलेंगे। और प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं या प्रकाश संश्लेषी इकाई भी बोलते हैं। प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, तो चूंकि प्रकाश संश्लेषी जो अंग है अर्थात क्लोरोफिल है, वो पाया कहा जाता है, तो हरित लवक में पाया जाता है। तो हरित लवक को बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी अंगक। पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, इन हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पत्तियों की बाह्य त्वचा, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, पत्तियों को आप ऊपर से छिलिए तो एक चमकी जैसा पन्नी जैसा निकलेगा उस पर से, तो उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। में रंध्र या अस्टोमाटा मौजूद होते हैं, उस पत्तियों में महीन महीन छेद होते हैं, और उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं अस्टोमाटा या रंध्र बोलते हैं, जिनके मध्य में एक छिद्र होता है जो बंद और खुल सकता है। इन्हीं रंध्रों से वायुमंडल से CO2 युक्त हवा पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण के माध्यम से जाती है। विसरण के माध्यम, विसरण क्या होता है, तो किसी चीज का किसी चीज दूसरे चीज में मिल जाना विसरण कराता है। जैसे आप कमरे में अगर कहीं अगरबत्ती जलाए हैं, तो आपकी वो महक जो है आपके नाकों तक पहुंचती है, या कोई सेंट मार के जा रहा है तो आपको सेंट महकता है, तो वो विसरण की क्रिया द्वारा हो रहा है। पानी में अगर कोई जो जल है, जल में अगर कोई ऑक्सीजन मिल रहा है, उसमें मछली जो सांस लेती है, तो विसरण की क्रिया द्वारा उसमें प्रवेश करती है। तो कोशिकाओं में विसरण द्वारा पहुंचता है। जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर फूल जाती है, जो द्वार कोशिकाएं होती है, गार्ड सेल्स जिसको बोलते हैं, वो फूल जाता है, तो रंध्र खुल जाता है। और इसके विपरीत जब द्वार कोशिकाओं का जल बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकलने से उसमें जल सिकुड़ जाता है, तो द्वार क्या होता है, बंद हो जाता है, और रंध्र भी क्या होता है, बंद हो जाता है। अस्टोमाटा का सिकुड़ना या बंद होना द्वार कोशिकाओं, जिसको हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं, के द्वारा होता है। गार्ड का मतलब जान ही रहे हैं कि गार्ड जो है रक्षा करने वाला होता है। सेल का मतलब होता है कोशिका, तो इसमें सेल्स लग गया, यानी कि द्वार कोशिकाएं हो गई। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। आप इसको याद कर लीजिए कि पहला नंबर पे आता है सूर्य का प्रकाश, दूसरा नंबर पे, पहला नंबर पे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहिए, दूसरा नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य का प्रकाश। ये चारों चीजों का होना बहुत जरूरी है प्रकाश संश्लेषण में। अगर 4 में से एक भी नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश नहीं हो तभी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जल नहीं रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तब भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यानी कि इन चारों चीजों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं, तो यहाँ पे संश्लेषी होना चाहिए था, प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं, तो जो प्रकाश संश्लेषी अंग होता है वही प्रकाश संश्लेषी इकाई भी होता है। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण से ही तो प्रकाश संश्लेषण हो रहा था।
तो प्रकाश संश्लेषी इकाई इसको क्लोरोफिल को ही हम लोग कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या सभी पेड़ पौधे जितने भी हैं जो हरे रंग के हैं वही केवल प्रकाश संश्लेषण करेंगे? देखिए क्लोरोफिल में जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है उसको पर्णहरित बोलते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या जितने भी दुनिया में हरे पेड़ पौधे हैं क्या वही प्रकाश संश्लेषण करेंगे और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे क्या? तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वे प्रकाश संश्लेषण तो करेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे पाए गए हैं जो लाल और भूरे रंग के होते हैं, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन उसका रंग हरा नहीं होता है। तो लाल और भूरे रंग के पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है तथा शेष अन्य गैसें और जलवाष्प होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया विधि दो भागों में बंटती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है उसको दो भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। एक का नाम है प्रकाशिक अभिक्रिया और एक दूसरा का नाम है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है कि इसमें सूर्य का प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। सूर्य का प्रकाश मेनली क्या करता है? तो ये जल के जो अणु है H2O इसको तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग करने का काम करता है। प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण जिसमें जल को विभक्त करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया में मेनली हम लोग क्या करते हैं, मेनली पेड़ पौधा क्या करता है कि जल को तोड़ता है, H2O को क्या करेगा, तोड़ के अलग कर देगा, H2 अलग कर देगा, O2 अलग कर देगा और यही O2 जो है बाहर निकलता है पत्तियों से। अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या है? तो यह प्रकाश संश्लेषण का द्वितीय चरण है जिसमें ग्लूकोज बनता है। मेन देखिए जल था H2O, ये टूटने की जो घटना है इसको तोड़ा गया है H2 में और प्लस O2 में, इसको तोड़ा गया है, यहाँ पर 2H2O यहाँ पर लगा देंगे हम। तो ये तोड़ा गया है, किस टूटने की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश अभिक्रिया कराएगा, प्रकाशिक अभिक्रिया कहलाएगा। H2O को तोड़ा गया तो प्रकाशिक। अब जो टूटने के बाद ये जो H2 बना है 2H2, इसका उपयोग किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, इसको अटैच किया जाएगा तो ये बनेगा ग्लूकोज बन जाएगा। तो ग्लूकोज बनने के लिए सेकंड चरण है जिसमें अप्रकाशिक, सूर्य का प्रकाश न भी रहे तब भी अप्रकाशिक अभिक्रिया चलते रहता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश का जरूरी इसीलिए है क्योंकि जल के अणुओं को केवल तोड़ना है। तो यह प्रकाश संश्लेषण का द्वितीय चरण है जिसमें ग्लूकोज बनता है। इसमें प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे बोले कि जल के अणुओं का विखंडन होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसमें ग्लूकोज के अणुओं का संश्लेषण होता है, संश्लेषण या संयोजन बोलते हैं। संश्लेषण का मतलब ही जोड़ होता है, संयोजन का मतलब ही जोड़ होता है। तो इसमें हम लोग संश्लेषण पढ़ेंगे। जो अप्रकाशिक है इसमें संश्लेषण और जो प्रकाशिक है उसमें विखंडन होता है। जल के अणुओं का विखंडन होगा, जल H2O के रूप में H2O जो है वो H2 और O2 के रूप में टूटेगा और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये सब जुट करके आपस में बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6 में के रूप में बन जाएगा। जंतुओं में पोषण अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए